दोस्तों, एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही घर में कैद है। बाहर पुलिस की भारी फौज है, बैरिकेडिंग है, महिला पुलिसकर्मियों की कतार। और वजह क्या है? सिर्फ इतनी कि वो एक 12 साल की बच्ची के परिवार से मिलने जाना चाहती थी, जिस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और उस दरिंदगी में आरोप जिस पर लगा वो पकड़ा गया एक बीजेपी कार्यकर्ता। नाम है शांतनु मंडल। अब बताइए आपकी अगर मामला ममता बनर्जी की सरकार में होता तो अब तक बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में कुर्सी तोड़ चुके होते। गोदी मीडिया के एंकर टीवी पर आंख फाड़ फाड़ के राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे होते। लेकिन आज एकदम सन्नाटा है साहब। आज वो चुप है। आज उनके मुंह में दही जमी हुई है। और यही चुप्पी सबसे बड़ी कहानी है। यही चुप्पी बता रही है कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आए हुए बमुश्किल 2 महीने हुए हैं। और जो वादे किए गए थे राम राज के, महिला सुरक्षा के, कानून व्यवस्था के, वो सारे वादे कहाँ हैं? ये सवाल आज पूरा बंगाल पूछ रहा है। तो पहले पूरा मामला क्या है जरा समझ लीजिए। बरुईपुर दक्षिण 24 परगना का इलाका, वहां एक 12 साल की मासूम बच्ची अपनी दोस्त के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने घर से निकली थी। बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी खुशी, और वो लौटकर घर नहीं आई। परिवार ने ढूंढा, इलाके वालों ने ढूंढा। आरोप है कि 4 लोगों ने उसे जबरदस्ती उठा लिया। फिर उसके साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। पहले दरिंदगी और फिर हत्या, और लाश को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया। दोस्तों, अगली सुबह जब इलाके के लोगों ने एक शख्स को पकड़ा तो उसी की निशानदेही पर सूर्यपुर हाट इलाके में बच्ची का शव मिला। और जब शव मिला तो जो गुस्सा फूटा वो देखने लायक था। बरुईपुर जयनगर रोड जाम, टायर जलाए गए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई और भीड़ के गुस्से में एक आरोपी की मौत हो गई। इसी घटना के बीच पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता शांतनु मंडल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, हिरासत में लिया, गिरफ्तार नहीं किया। अरे भाई कमाल है, बीजेपी कार्यकर्ता है तो हिरासत। और अगर विरोधी पार्टी का होता तो अब तक बुलडोजर घर के आधे हिस्से पर पहुंच चुका होता। अब देखिए, ममता बनर्जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा हम पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, और बस सरकार को जैसे साफ सूंघ गया। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि जैसे ही प्रशासन को इस दौरे की भनक लगी, ममता बनर्जी के आवास के बाहर पुलिस की भारी भरकम तैनाती कर दी गई, बैरिकेडिंग लगा दिए गए, महिला पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई और उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। अब कमाल की बात सुनिए, जिस ममता बनर्जी की Z+ सुरक्षा को लेकर हाल ही में सवाल उठे थे, जिनके घर के बाहर से सुरक्षा वालों की तादाद कम कर दी गई थी, अचानक उसी घर के बाहर पुलिस ऐसे उमड़ पड़ी जैसे कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई हो। वाह, क्या समर्पण है। जब सुरक्षा देनी हो तो जवान गायब, और जब घर के अंदर बंद करना हो तो पूरी बटालियन हाजिर। यही तो इस सरकार का हुनर है साहब, यही। और तृणमूल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी दोला सेन ने इसे सुपर इमरजेंसी तक कह डाला। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें बड़े बड़े अपराधों के आरोपी भी समझते हैं कि उनके ऊपर राजनीतिक छत्र छाया है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी का जवाब सुनिए। राज्य बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा हासिल है, इसलिए उनके घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई असामान्य बात नहीं है। वाह भाई वाह, 2 महीने पहले तक तो सुरक्षा नाम की चीज दिखती ही नहीं थी और आज अचानक सामान्य प्रक्रिया याद आ गई। अरे जब चाहे तब सामान्य, जब चाहे तब असामान्य। ये तो वही बात हो गई कि नियम मेरे हैं, तोड़ूं या पालन करूं, जब मन करे तब। खैर, अब आते हैं असली सवाल पर, वो सवाल जो हर एक जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के दौरे में कोई अपराध होता था तो टीवी स्टूडियो में एक हलचल मच जाती थी। बीजेपी के प्रवक्ता आते थे, धारदार आवाज में कहते थे कि बंगाल में तो जंगल राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, गवर्नर को दखल देना चाहिए, केंद्र को कदम उठाना चाहिए। और कुछ एंकर तो ऐसे चीखते थे मानो अगले 5 मिनट में ही देश तबाह हो जाएगा अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। आज वो सब कहाँ हैं? वो प्राइम टाइम स्क्रीनशॉट्स कहाँ हैं? वो हैशटैग कहाँ है? वो प्रवक्ता कहाँ है? वो सब जो कल तक हर दिन बंगाल को बदनाम करने में लगे थे, आज अचानक से बदल गए। आज कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था कहाँ चली गई, बीजेपी सरकार में 2 महीने में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। आज कोई नहीं ये पूछ रहा कि जब बीजेपी का ही कार्यकर्ता आरोपी है तो बुलडोजर कहाँ है। यही तो असली दोहरा मापदंड है दोस्तों।
और यही पर्दाफाश है। अब सुनिए, मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि याद कीजिए वो घटना जब उत्तर प्रदेश में एक बच्ची के साथ गलत हुआ था, और तब कैसे बिना पूरी जांच के, बिना डीएनए रिपोर्ट के, बिना पूरी सच्चाई सामने आए एक व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विरोधी दल के नज़दीकी थी। विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें कही गई, नाम उछाला गया, चरित्र हनन किया गया, और बाद में जब असली सच सामने आया, जब डीएनए रिपोर्ट आई, पता चला जिन्हें अपराधी बताया जा रहा था उनका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। न कोई सबूत, न कोई गवाह, बस राजनीतिक बदले की एक कहानी थी। और तब से लेकर आज तक न कोई माफ़ी, न कोई पश्चाताप, बस अगली घटना, अगला शिकार, अगला ड्रामा। ये है वो पैटर्न जिसे समझना ज़रूरी है। जब सत्ता में आपकी पार्टी हो और आरोपी विरोधी हो तो न्याय की गति रॉकेट जैसी हो जाती है, बिना जांच फैसला, बिना सबूत सजा। और जब आरोपी अपने पाले का हो तो न्याय की गति बैलगाड़ी बन जाती है। हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है, जांच जारी है, एसआईटी बना दी गई है, इंतज़ार करिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब बरुईपुर की घटना पर वापस आते हैं। यहाँ जो हुआ है दोस्तों, वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। एक 12 साल की बच्ची जो अपने दोस्त के लिए तोहफा लेने निकली थी, उसकी ज़िंदगी इस तरह ख़त्म कर दी गई। और अब सवाल ये है कि क्या इस मासूम को इंसाफ मिलेगा? क्या शांतनु मंडल जो अभी सिर्फ हिरासत में है उसकी विधिवत गिरफ्तारी होगी? क्या बाकी आरोपियों पर तेज़ी से कार्रवाई होगी? क्या बुलडोज़र वाली सरकार का बुलडोज़र इस बार भी उन घरों पर चलेगा जहां आरोपी रहते हैं, या ये बुलडोज़र सिर्फ चुनिंदा घरों के लिए आरक्षित है? ये सारे सवाल पूरा बंगाल पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है, और इनका जवाब ये सरकार आज तक नहीं दे पाई है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। उन्होंने घर के अंदर से ही मोर्चा संभाला हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरी स्थिति का जायज़ा लिया, पीड़ित परिवार से फ़ोन के जरिए संपर्क साधा और साफ किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस मामले में इंसाफ के लिए वो लड़ती रहेंगी। এবং আপনারা দেখছেন যে আমি যখন থেকে ঘটনা শুনেছি আমি খুবই উদ্বিগ্ন। এর আগেও ভগবানপুর মিদনাপুরে, পটাশপুর মিদনাপুরে, কুচবিহারে, দুর্গাপুরে, বেহালায়, দিনহাটায়, পানিহাটিতে অনেক জায়গায় অনেক মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। এবং আজকেও নমস্কার অসীমা, কেমন আছেন? আপনার থানায় কমপ্লেন করেছেন? আপনার থানায় কমপ্লেন করেছেন আপনারা? सुन रहे हैं আপনারা শক্ত থাকুন। আপনার কি এক মেয়ে? ममता बनर्जी की ये लड़ाई कोई पहली नहीं है। वो पहले भी सत्ता में रहते हुए संघर्ष कर चुकी हैं, वो विपक्ष में रहते हुए भी बड़े बड़े आंदोलनों की अगुवाई कर चुकी हैं। लेकिन इस बार का संघर्ष अलग है, क्योंकि इस बार सत्ता उनके विरोधियों के हाथ में है और वो सत्ता उन्हें अपने ही घर में बंद करने की कोशिश कर रही है। और यहीं एक बड़ा राजनीतिक संदेश निकलता है। वो संदेश ये है कि लोकतंत्र में विरोधी पार्टी के नेताओं को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। उनको पीड़ितों से मिलने का, उनका दर्द बांटने का, उनकी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। अगर सरकार बैरिकेडिंग लगाकर, पुलिस तैनात करके, बल का दुरुपयोग करके किसी नेता को घर में बंद कर देती है तो ये सिर्फ उस नेता के अधिकार का हनन नहीं है, ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का हनन है, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। और यही बात दोला सेन ने कही जब उन्होंने इसे सुपर इमरजेंसी कहा। अब सोचिए, यही अगर किसी और राज्य में हुआ होता, यही अगर टीएमसी सरकार में हुआ होता तो क्या होता? टीवी पैनल पर डिस्कशन, गर्मा गर्म बहस, ट्विटर पर हैशटैग, दिल्ली में धरना, संसद में हंगामा, हर तरफ शोर, हर तरफ चीख पुकार। लेकिन आज सब कुछ शांत। मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े हिस्से में इसकी चर्चा तक नहीं। कुछ अखबारों में छोटी मोटी खबर और गोदी मीडिया के प्राइम टाइम में जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यही तो असली त्रासदी है, जब मीडिया अपना काम भूल जाता है, जब सत्ता के सामने पत्रकारिता घुटने टेक देती है, तब लोकतंत्र सबसे ज़्यादा खतरे में होता है। और आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं।
चलिए अब थोड़ा उन वादों की भी बात कर लेते हैं जो चुनाव के दौरान किए गए थे। बीजेपी ने कहा था कि बंगाल में आते ही महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी और एसोसिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बनेगा। जैसे बंगाल में अब स्वर्ग उतरने वाला। 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने। बरूई की घटना से पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई जिलों में हिंसा हो चुकी है, कई जगह तनाव है, लेकिन कहीं भी वो चमत्कारिक बदलाव नहीं दिख रहा है जिसका ढिंढोरा पीटा गया था। और जब जन आक्रोश उठता है तो सरकार का जवाब क्या होता है? पुलिस, बैरिकेटिंग, हिरासत और सन्नाटा। यही तो नए बंगाल का चेहरा है जो अभी सामने आ रहा है। अब एक बात और, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्थानीय मामला है, तो उन्हें बता दें कि नहीं, ये सिर्फ स्थानीय मामला नहीं है, ये पूरे भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक बड़ी घटना है। क्योंकि बंगाल एक बड़ा राज्य है, यहाँ की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती है और जो पैटर्न यहाँ तय होगा वो बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा। अगर यहाँ विरोधी पार्टी के नेता को घर में बंद करके बीजेपी बच निकलती है तो यही तरीका बाकी जगहों पर भी अपनाया जाएगा। अगर यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता को हल्की फुल्की कार्रवाई से बचा लिया जाता है तो यही न्याय का पैमाना बाकी जगह भी लागू होगा। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, ये सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है और इसी नज़र से देखा जाना चाहिए। अब आते हैं उस बच्ची पर जिसके साथ ये हुआ। क्या हमने उसका नाम भी सुना? क्या मीडिया ने उसकी कहानी उसी तरह चलाई जिस तरह पहले चलाई जाती थी? क्या उसके परिवार का दर्द उसी तरह दिखाया गया? क्या न्याय की मांग वैसे उठाई जा रही है? नहीं। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, ये मासूम बच्ची भी उन तमाम मासूमों की तरह है जिनका दर्द राजनीतिक हिसाब किताब में दब जाता है। जब आरोपी सत्ता के करीब हो तो पीड़ित की चीख धीमी कर दी जाती है। ये कड़वा सच है और इसे स्वीकार करना ज़रूरी है। और यही वो असली न्याय की परीक्षा है जिसमें सरकारों को ईमानदार रहना पड़ता है, चाहे आरोपी कोई भी हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का हो या विपक्ष का। न्याय का पैमाना एक होना चाहिए, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। यही तो संविधान कहता है, यही तो लोकतंत्र का मूल्य है। लेकिन जब सरकारें खुद इस मूल सिद्धांत को तोड़ती हैं तो जनता का भरोसा टूटता है और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। बीजेपी ने बंगाल में जो जनादेश हासिल किया वो एक बड़ी उम्मीद के साथ था। लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन अगर वो बदलाव सिर्फ चेहरे का हुआ, अगर सत्ता के तौर तरीके वैसे ही रहे, अगर विरोधियों को दबाना, पीड़ितों को भूल जाना, अपनों को बचाना, यही परंपरा जारी रही तो वो जनादेश एक बड़े धोखे में बदल जाएगा। और जनता जब धोखे को समझ जाती है तो अगला जनादेश देते वक्त कोई रहम नहीं करती। ये इतिहास बार बार बताता है। अब कुछ शब्द उन लोगों के लिए भी जो अभी भी सोचते हैं कि विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है, कुछ बनाता नहीं है। अरे भाई, विपक्ष का काम यही होता है कि सरकार को आईना दिखाए। विपक्ष का काम ही है कि जनता के सवाल सरकार के सामने रखे। विपक्ष का काम है कि जब सरकार भूल जाए तो उसे उसका फर्ज याद दिलाया जाए। अगर विपक्ष चुप हो जाए, अगर विपक्ष सत्ता के आगे झुक जाए तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी का घर से बाहर निकलने की कोशिश करना, पीड़ित परिवार से मिलने की जिद करना, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये लोकतंत्र की उस भूमिका को निभाना है जो एक विपक्ष के नेता को निभानी चाहिए। और जब सरकार इसी काम में रोड़े अटकाती है तो सवाल सरकार पर उठते हैं, ना कि विपक्ष पर। अंत में एक बात और, वो बच्ची जो अपने दोस्त के लिए तोहफा खरीदने के लिए घर से निकली थी, वो घर वापस नहीं लौटी। वो अपनी सहेली को तोहफा नहीं दे पाई, वो अपनी माँ की गोद में सोने नहीं आ पाई, वो अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर हंस नहीं पाई। उसकी ज़िंदगी की तमाम संभावनाएं एक दरिंदगी में ख़त्म कर दी गई और आज उसका परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इंसाफ के लिए तड़प रहा है। अगर सरकार सच में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है तो उसे ये साबित करना होगा कि बयानबाजी से नहीं, कार्रवाई से, बुलडोजर से नहीं, न्यायपालिका से, राजनीतिक हिसाब से नहीं, इंसानी संवेदना से। और ये तभी होगा जब कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा हो, चाहे आरोपी बीजेपी का हो या टीएमसी का, चाहे आरोपी शक्तिशाली हो या कमज़ोर, चाहे आरोपी बड़ा हो या छोटा, कानून एक होना चाहिए, न्याय एक होना चाहिए। तभी वो बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी और तभी लोगों का भरोसा बना रहेगा। तो ये थी आज की पूरी घटना, बरुईपुर उस मासूम बच्ची की, ममता बनर्जी के कथित हाउस अरेस्ट की, बीजेपी सरकार के दोहरे मापदंड की और उस बदले हुए बंगाल की जहां राम राज के नाम पर विपक्ष को घर में बंद किया जा रहा है और अपने के आरोपियों को हिरासत के नरम शब्दों में बांधा जा रहा है। आपको क्या लगता है,
क्या ये सही तरीका है, क्या ये उस लोकतंत्र के अनुरूप है जिसकी बात हम करते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।